हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. ऑल्सो वेरी गुड. स्टूडेंट्स, हम लोग कौन से चैप्टर के बारे में इतने टाइम से स्टडी कर रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल. उसमें हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं. लास्ट में जो कंटेंट हम लोग ये प्रीवियस क्लासेस से पढ़ रहे थे वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल था. उसमें मैंने आपको ये बताया था कि चाहे कोई भी सेल का स्ट्रक्चर ले लो, बेसिक स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स आते ही आते हैं. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? हमने न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन थ्रेड्स. तो अगर हम आगे स्टार्ट करें तो थोड़ा सा अगर प्रीवियस न्यूक्लियोलस को लेके चलें स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको वापस से हेडिंग डालती हूं, न्यूक्लियोलस. क्या हो गया स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस. तो मैंने आपको न्यूक्लियोलस में क्या बताया था? देखो, एक न्यूक्लियस के अंदर अगर आप एक न्यूक्लियस को बॉल मानते हो, भाई सपोज करो कि न्यूक्लियस, मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट में ले जाती हूं जिससे कि आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी चौक से. नाउ फाइन ना. न्यूक्लियस क्या है? सेल के अंदर टुवर्ड्स सेंटर में एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक और बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक और बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन न्यूक्लियोलस बोलेंगे. एक और बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन न्यूक्लियोलस बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोलस होता कहाँ है? देखो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स है जिससे कि मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाए. ठीक है, अब क्या होता है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है. ये क्या होता है आपका? न्यूक्लियोप्लाज्म. स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इंक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज द पार्ट ऑफ सेल इटसेल्फ ऑल्सो. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैंने शायद आपको कल नहीं बताई थी तो आज एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह करें. न्यूक्लियोलस discovered by a scientist named as Fontana. He is not Hannah Montana, Fontana. ठीक है, discovered by scientist Fontana. अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. वेरी वेरी गुड. न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. मैं आपको थोड़ी सी मतलब इस तरीके से हर लेक्चर में बताऊंगी कि आपको पुरानी नॉलेज भी क्या हो जाए, एकदम पॉलिश हो जाए, आप बिल्कुल भी भूले नहीं. और रेगुलर अगर पुरानी चीज को रिवाइज करते चलेंगे तो चैप्टर हमेशा स्ट्रांग रहेगा. ठीक है, न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर करा? फोंटेना ने. एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट हो सकते हैं. उसको कैसे लिखेंगे? Within nucleus, one or more than one or more than. ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा रही हूं जिससे कि लर्न भी बढ़िया हो जाएगा और रिवीजन के टाइम पे बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे. विद इन न्यूक्लियस वन और मोर देन वन न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. मैंने कल आपको इसके फंक्शंस के बारे में भी बता दिया था. देखो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस में क्या क्या प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोलस के अंदर, जैसे ये आप न्यूक्लियोलस मानो एक छोटा सा, इसके अंदर स्टूडेंट्स 2 चीजें होती हैं, आरएनए एंड प्रोटीन्स. आरएनए एंड प्रोटीन्स. ये आरएनए एंड प्रोटीन्स क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल नेम्ड एज राइबोसोम. फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स.
इसलिए न्यूक्लियोलस को स्टोर फैक्ट्री, स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोम्स। और थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो फर्दर राइबोसोम्स भी प्रोटीन्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, लिपिड्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर राइबोसोम्स प्रोटीन्स और लिपिड बनाएंगे तो मेरी सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं सेल के जो खुद के ऑर्गेनेल हैं वो खुद भी सेल के फॉर्मेशन करने में क्या करते हैं, डे बाय डे हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस था। अब जो सेकेंड, जो भाई न्यूक्लियस में हमने 3 कंपोनेंट पढ़ ली, अगर अपन इसको हेडिंग दें तो ये अपना न्यूक्लियस का क्या था, थर्ड कंपोनेंट था। अब अगर मैं फोर्थ कंपोनेंट की बात करूं तो क्या था, क्रोमेटिन मटेरियल, याद आ रहा है, क्रोमेटिन मटेरियल। स्टूडेंट्स क्या था, क्रोमेटिन मटेरियल। ऐसा कुछ मटेरियल है जिसका नाम क्रोमेटिन है, ऐसा कोई मटेरियल है जिसका नाम क्या है, क्रोमेटिन है। अब देखो ये क्रोमेटिन किसके अंदर प्रेजेंट है, ये क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस के आसपास होता है। ये न्यूक्लियस का कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के आसपास। मैं अपने सेंटेंस को वापस रिपीट करती हूं, ये क्रोमेटिन मटेरियल, अगर अपन चलो लिखते भी चलते हैं उससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, one of the component of किसका component है स्टूडेंट्स, one of the component of nucleus, one of the component of nucleus। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकती हूं, ये क्रोमेटिन मटेरियल कहां प्रेजेंट है, विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्लोटिंग इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, चलो हम एक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट समझने के लिए। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये डबल मेम्ब्रेनस इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेयर आर दी न्यूक्लियर पोर्स, हेयर आर योर न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर का न्यूक्लियोलस, इसके अंदर का न्यूक्लियोलस, और अब मैं क्रोमेटिन मटेरियल बनाऊंगी। ये क्रोमेटिन मटेरियल हो गया। ठीक है, देखो मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये आपका क्या है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये भी क्रोमेटिन मटेरियल, ये दोनों मिलके क्या है, क्रोमेटिन, ये दोनों मिलकर क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। पर आपने एक चीज गौर से देखी, मैंने क्रोमेटिन मटेरियल को 2 कलर से बनाया है, एक येलो कलर से, एक व्हाइट कलर से। तो येलो वाला क्या है, येलो वाला यू क्रोमेटिन है, येलो वाला यू क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन भी 2 तरीके से प्रेजेंट है, येलो वाला यू क्रोमेटिन है और व्हाइट वाला हेटेरोक्रोमेटिन है। येलो वाला क्या है स्टूडेंट्स, यू क्रोमेटिन है, व्हाइट वाला हेटेरोक्रोमेटिन है। क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन। स्टूडेंट्स यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो मैं बोल सकती हूं कि ये न्यूक्लियस का ही कंपोनेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है और नियर बाय और फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियोलस। अब आप बोलोगे कि मैम आपने सब बता दिया, ये तो बताया नहीं क्रोमेटिन मटेरियल होता क्या है। देखिए क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल किसकी तरह प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, थ्रेड लाइक मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, थ्रेड लाइक मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, थ्रेड लाइक मटेरियल है। अब ये थ्रेड लाइक मटेरियल भी क्या होता है, 2 तरीके से प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, 2 तरीके से प्रेजेंट होता है। मतलब जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या है, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक यू क्रोमेटिन, एक हेटेरोक्रोमेटिन।
क्या हो गया स्टूडेंट्स? यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। और एक चीज और है, अगर क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड की तरह लग रहा है तो इसे क्रोमेटिन थ्रेड भी बोलते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल एज लुक लाइक अ थ्रेड लाइक मटेरियल, सो इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड क्या हो गया स्टूडेंट? क्रोमेटिन थ्रेड्स। इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने न्यूक्लियस के चारों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया है, न्यूक्लियोलस हो गया है और क्रोमेटिन मटेरियल। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है और थ्रेड लाइक मटेरियल भी क्या है, दो तरीके से प्रेजेंट है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज लेते हैं, यू और हेटेरोक्रोमेटिन एक्चुअली किस रेस्पेक्ट में मैं बोल रही हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपको कितने मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया था? मैंने आपको 2 मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया था। कौन से कौन से? कौन से थे स्टूडेंट्स? यूक्रोमेटिन, क्या था स्टूडेंट्स? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। क्या था स्टूडेंट्स? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या मतलब है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का? देखो अगर अपन डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको समझे, ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें अपना न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये अपना क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये अपना न्यूक्लियोलस था। अब मैंने कहा था क्रोमेटिन मटेरियल भी विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक है। मैंने आपको येलो में बताया था, यूक्रोमेटिन मैंने आपको क्या बताया था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर येलो में बताए थे, ठीक है। मैं दोनों के लिए डायग्राम बना रही हूं, आप एकदम खुद ही समझ जाओगे कि एक्चुअली मैम डायग्राम के थ्रू मुझे क्या समझाना चाह रही है, ठीक है। ये एक तरीके से कंपैरिजन भी हो गया है स्टूडेंट्स। ये भी क्या है आपका? न्यूक्लियोलस है, ये भी क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, देखो अलग अलग कलर तो मैंने आपको डिफरेंस समझाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए समझाया है। देखो ये जो यूक्रोमेटिन है थ्रेड लाइक मटेरियल, ये टुवर्ड्स से न्यूक्लियोलस ज्यादा नहीं है, बिल्कुल न्यूक्लियोलस के करीब है। और अगर हेटेरोक्रोमेटिन की बात करूं तो ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल है ये अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियोलस है। यूक्रोमेटिन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोलस, हेटेरोक्रोमेटिन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोलस। वापस से समझाती हूं, यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन दोनों क्रोमेटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक मटेरियल है, विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म में, नियर बाय टू न्यूक्लियोलस है। लेकिन इन दोनों में भी अगर हमने दो तरीके की वैरायटी क्रिएट करी है तो यूक्रोमेटिन वैसे क्रोमेटिन मटेरियल है जो बहुत ही नियर बाय है न्यूक्लियोलस के, बहुत ही नियर बाय है न्यूक्लियोलस के। तो ऐसे लिख सकती हूं, नियर बाय टू न्यूक्लियोलस, नियर बाय टू न्यूक्लियोलस, और ये अवे फ्रॉम न्यूक्लियोलस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियोलस बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स में। यही मेजर डिफरेंस है, दोनों क्रोमेटिन मटेरियल हैं, टाइप है क्रोमेटिन मटेरियल के, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। अगर नियर बाय टू न्यूक्लियोलस है तो यूक्रोमेटिन है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है तो हेटेरोक्रोमेटिन है। अब आप बोलोगे मैम अभी तक आपने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया और स्ट्रक्चर दे दिया, एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल मुझे क्यों चाहिए, मैंने क्यों उसको वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट बोला है न्यूक्लियस का? देखिए स्टूडेंट्स, ये भी अगर हम समझें, देखो क्रोमेटिन मटेरियल जनरली जब रेस्टिंग स्टेज में होता है,
जब क्रोमेटिन मटेरियल में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो वो किसकी फॉर्म में नजर आएगा? आपको ऐसे लगेगा जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और आपस में क्या है, इंटरवाइंड है। थ्रेड लाइक मटेरियल्स है, आपस में क्या है, इंटरवाइंड है, मतलब इंटरमिंगल हो गए हैं। ये क्या है? रेस्टिंग स्टेज है। ये क्या है? रेस्टिंग स्टेज है। किसकी रेस्टिंग स्टेज है? क्रोमेटिन मटेरियल की रेस्टिंग स्टेज है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है रेस्टिंग स्टेज, मतलब किस बिहाफ में मैं आपको रेस्टिंग स्टेज समझाना चाह रही हूं? देखो स्टूडेंट्स, मैंने न्यूक्लियस के बारे में आपको स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी समझाया था कि न्यूक्लियस के अगर मेजर फंक्शंस के बारे में मैं बात करूं तो वो क्या क्या होंगे। देखो, न्यूक्लियस हेल्प्स इन सेलुलर एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज। अब उन सेलुलर एक्टिविटीज में कहने का यह मतलब है कि अगर सेल के अंदर कोई मेजर वाइटल एक्टिविटीज हो रही है तो उनका हेडक्वार्टर, कंट्रोलिंग और डायरेक्टर कौन है? न्यूक्लियस है। अब देखो, न्यूक्लियस अकेला तो कुछ नहीं करेगा ना, वो चारों कंपोनेंट्स की क्या करेगा? हेल्प लेगा धीरे धीरे काम करने में। ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन। सेलुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन, सेल रिप्रोडक्शन और सेल ट्रांसपोर्टेशन, और सेल ट्रांसपोर्टेशन, सेल ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट्स, क्या मेन 3 एक्टिविटीज सेल के अंदर चलती है? सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन और सेल ट्रांसपोर्टेशन। देखो, डिवीजन और रिप्रोडक्शन का लमसम क्या होता है? मतलब एक ही होता है। कैसे? मैंने आपको विर्चो की थ्योरी बताई थी, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अगर नए सेल्स को बनना है तो कहीं ना कहीं पुराने सेल्स को डिवाइड होना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा? देखो, मैं ऑफस्प्रिंग हूं, मैं मेरे पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग हूं, मैं मेरे पेरेंट्स की बेटी हूं, तो मेरे पेरेंट्स के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ होगा, उसका रिजल्ट क्या हुआ? मैं निकली, ऑफस्प्रिंग निकला। तो अगर इसको, एक सेल को बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करना है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करना है तो आपको सेल डिवीजन करवाना पड़ेगा और सेल रिप्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि ये जो सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन है, इसके लिए न्यूक्लियस का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमेटिन मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल, when there is no cell division, when there is no cell division, chromatin material is present in the form of intermingled chromatin threads. ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में आपका क्रोमेटिन मटेरियल कैसा है? इंटरमिंगल्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स, इंटरमिंगल्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स, इंटरमिंगल्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरमिंगल क्रोमेटिन थ्रेड्स। अब इन क्रोमेटिन मटेरियल को अगर सेल डिवीजन की प्रोसेस में आपको अंडरगोन करवाना है, मैं वापस से रिपीट करती हूं, क्रोमेटिन मटेरियल में जब कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, क्रोमेटिन मटेरियल फंसे हुए क्रोमेटिन थ्रेड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये इनका रेस्टिंग स्टेज है। क्रोमेटिन मटेरियल इज नॉट डूइंग एनी वर्क, क्रोमेटिन मटेरियल इज नॉट डूइंग एनी वर्क। अब क्रोमेटिन मटेरियल को क्या करना है? सेल डिवीजन करवाना है। क्या कराना है स्टूडेंट? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस का। अगर आपको सेल के अंदर सेल डिवीजन करवाना है, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से काम नहीं चलने वाला लाइफ टाइम में, आगे और सेल्स बनाने हैं, क्योंकि विर्चो की थ्योरी को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर ये 2 सेल्स इससे आए हैं तो कहीं ना कहीं इस सेल ने क्या किया होगा? डिवीजन किया होगा। डिवीजन करने का मतलब है इसके अंदर के जो क्रोमेटिन मटेरियल है उन्होंने क्या किया होगा? सेल डिवीजन किया होगा। अब देखो, अभी कोई डिवीजन नहीं हो रहा, रेस्टिंग स्टेज पे क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे पड़े हुए हैं। अब मैं कह रही हूं सेल डिवीजन का टाइम आ गया है, नए सेल्स बनाने हैं। क्रोमेटिन मटेरियल क्या करते हैं? दे अंडरगो सेल डिवीजन एंड रिजल्ट्स इन कंडेंस्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर। मैं वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन मटेरियल रेस्टिंग स्टेज में फंसे हुए सिंगल क्रोमेटिन थ्रेड्स की तरह प्रेजेंट है। चलो इसमें एक और चीज लिख देती हूं, सिंगल क्रोमेटिन थ्रेड्स की तरह प्रेजेंट है। थोड़े फंसे में तो मैंने इंटरमिंगल बोल दिया। अब मैं अगर सेल डिवीजन करा रही हूं तो इट रिजल्ट्स इन रॉड कंडेंस्ड शेप, रॉड कंडेंस्ड शेप
रॉड कंडेंस्ड शेप नोन एज, स्टूडेंट्स बहुत बार ये नाम आपने सुना होगा, क्रोमोसोम्स। क्या है? क्रोमोसोम्स। क्या है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मटेरियल जब रेस्टिंग स्टेज पे है तो इंटरमिंगल क्रोमेटिन थ्रेड्स की फॉर्म में है। ठीक है, अब मैं अगर इनका सेल डिवीजन करवाती हूं, अगर मैं सेल डिवीजन करवाती हूं तो ये रॉड कंडेंस्ड शेप क्रोमोसोम्स की फॉर्म में बन जाएंगे। ऐसा कुछ शेप आपने देखा होगा क्रोमोसोम्स का? अगर ये क्रोमेटिन थ्रेड है, चलो मैं इसको और समझा देती हूं, ये आपका क्रोमेटिन थ्रेड है। ठीक है, ये आपने सेल डिवीजन करवाया, ये आपने क्या कराया? सेल डिवीजन करवाया। अब क्या हो गया? ये किस में बदल गया? कंडेंस्ड रॉड शेप में। और इसका नाम क्या बोला मैंने? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्रोमोसोम्स को समझाऊं तो इतना डीपली अपन को क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स को मैं आपको 3 से 4 पॉइंट में ही शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी कि क्रोमोसोम्स अपन को इतना डीप में नहीं पढ़ने हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम कह सकती हूं कि मैं कह रही हूं मेरे अंदर कुछ, समझ लो आप मेरे पापा को जानते हो। ठीक है, आपने देखा मेरे पापा में ऐसी कुछ आदतें हैं या कोई ऐसा ट्रेट है, ऐसा कोई कैरेक्टर है। अब आपको पता है कि मैं मेरे पापा की बेटी और आप मुझसे मिले, आपने बोला अरे आपका तो कुछ बिहेवियर, कुछ चीजें या शक्ल सूरत में, कैरेक्टर में आप अपने पापा से मैच खाते हो। तो मैं कहूंगी कि हाँ मेरी कुछ एक्टिविटीज है, मेरे नाक नक्श मेरे पापा पे गए हैं। तो ऐसी क्या चीज मेरे पापा से उठ के मेरे अंदर आई है कि मेरे जो कुछ जेनेटिक ट्रेट्स थे, है बोलते ना इसको हेरिडिटी है, इसको हेरिडिटी है। हो सकता है मेरे कैरेक्टर मेरे आगे बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाए, वो बच्चे जब आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो उन बच्चों में भी चले जाए। मतलब जेनेटिकली कोई चीज ऐसी जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है जिसके थ्रू मुझे मेरा कुछ जेनेटिक ट्रेट पापा से मिल जाता है, कुछ जेनेटिक ट्रेट मेरी मम्मी से मिल जाता है। मतलब मेरे दोनों पेरेंट्स से मुझे कोई ना कोई ऐसा जेनेटिक ट्रेट कंटिन्यूस मिलता जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे अंदर जो कुछ ट्रेट हैं वो मेरे पापा के भी हैं, मेरी मम्मी के, तो मिलजुल के क्या है, कोई ना कोई कैरेक्टर दोनों का मैंने उठा लिया है। वो किसकी वजह से पॉसिबल है? क्रोमोसोम्स की वजह से पॉसिबल है। मैं कुछ क्रोमोसोम्स मदर के लेती हूँ, कुछ क्रोमोसोम फादर के लेती हूँ। तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके थ्रू मैं मैच कर रही हूं कि आपके अंदर आपके पापा के भी कैरेक्टर और आपकी मम्मी के भी कैरेक्टर हैं, तो मैं ये कह सकती हूं ये एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। बिल्कुल कह सकती हूं स्टूडेंट्स, ये एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। इसके डीप में अपन को नहीं पढ़ना, इसके बहुत ज्यादा डीप में अपन को नहीं पढ़ना। क्रोमोसोम किसका कंपोज्ड है? क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम किस किस का बना हुआ है स्टूडेंट्स? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये मैं आपको फुल फॉर्म भी लिख देती हूं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक में और डीप में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन्स का बना हुआ है। और क्या है? प्रोटीन्स का बना हुआ है। अब क्रोमोसोम में ऐसी कौन सी चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो जाती है? देखो, ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी सिंगल इंडिविजुअल जेनेटिक यूनिट्स होती हैं जिन्हें आप जीन्स बोलते हो। बोलते हो ना, इसको ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इसके जीन में ये प्रॉब्लम है। या इसमें ये खूबी क्यों है? क्योंकि इसके जीन में कोई प्रॉब्लम है। इसने अपने पापा से इनहेरिट की, पापा ने दादाजी से इनहेरिट की, उन्होंने अपने पापा से इनहेरिट की। तो जीन टू जीन क्या हो रहा है? जनरेशन टू जनरेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड डिविजन ऑफ सेल्स क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल क्रोमेटिन मटेरियल। रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल है। अब सेल ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है। अब राइबोसोम्स क्या है?
राइबोसोम्स को प्रोटीन बनाने हैं, तो अगर राइबोसोम्स को प्रोटीन बनाने हैं और बाकी सेल को देने हैं तो राइबोसोम को उस न्यूक्लियोलस से बाहर आना पड़ेगा ना। वो कैसे आएगा? वो न्यूक्लियोलस राइबोसोम से बाहर कैसे आएगा? ये न्यूक्लियोलस जो राइबोसोम अपने अंदर से बना है उसको बाहर कैसे धकेलेगा? अरे न्यूक्लियर पोर्स है ना मेरे पास न्यूक्लियर पोर्स है ना, न्यूक्लियर पोर्स अलाउ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में सारे कंपोनेंट्स को रिवाइज करवा दिया था। मैंने आपको न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ाया था, पूरा क्रोमेटिन मटेरियल बता दिया, और ओवरऑल इसके अंदर क्या है आपके पास न्यूक्लियोलस के फंक्शंस भी आ गए कि न्यूक्लियस सेल डिवीजन करता है, सेल रिप्रोडक्शन करता है, सेल ट्रांसपोर्टेशन करता है। सेल डिवीजन सेल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनाने हैं, तो आपको रिप्रोडक्शन करते जाना पड़ेगा, डिवीजन करते जाना पड़ेगा। चलो डिवीजन तो होता जा रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन में क्या करना है? आपको जीन्स का ट्रांसफर कराना है। आपको क्या करना है? जीन्स का ट्रांसफर कराना है। जीन क्या है? क्रोमोसोम के अंदर एक इंडिविजुअल जेनेटिक कोड है। वो जेनेटिक कोड जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और फाइनली सेल ट्रांसपोर्टेशन कैसे कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस जो भी कुछ बना रहा है, अगर बाहर सेल को देना है या सेल का कोई एसेंशियल कंपोनेंट बाहर से उसको अंदर लेना है, तो न्यूक्लियर पोर्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो तीनों हैं ये सेटिस्फाइड हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।